हम्म। हाँ भाई, कौन दे रहा है प्रश्न का उत्तर? ये प्रश्न का उत्तर यदि सबको नहीं आता है तो फिर इतने दिन का हमारा क्लास चलाना व्यर्थ हो गया। ये प्रदेश का इस प्रश्न का उत्तर तो सबको आना चाहिए। पहला ही सूत्र है ये तो, इस पांचवें अध्याय का। उषा जी बोली। दीदी, धर्म धर्म अधर्म और आकाश और पुद्गल सब ये बहुप्रदेशी है। अजीब और बहुप्रदेशी। बिल्कुल सही बोला है आपने। अब मैं एक से और पूछ लेती हूँ ताकि जिनको याद नहीं हुआ है उनको भी हो जाए, समझ में आ जाए। आरती जी बोली। जीव, पूतगल, धर्म, अधर्म और आकाश ये बहुप्रदेशी हैं, ये इसलिए अस्तिकाएं हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, आ गया, सबको समझ में आ रहा है। हाँ, मंजू जी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये बहुप्रदेशी है। हाँ, ठीक है। उत्तर देखो, दोनों सही है। किसी ने जीव का भी नाम लिया है, किसी ने नहीं लिया है जीव का नाम। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल भी लिया है तो भी सही है उत्तर। क्योंकि हमारी चर्चा उसी के अनुसार चल रही है यहाँ पर। सूत्र, जो पहला सूत्र था उसमें ही अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला ये लिया था। पंचास्ती काया लोग हैं आप तो उसमें जीव भी शामिल है। लेकिन अभी क्योंकि जीव की चर्चा नहीं है, जीव की चर्चा पहले के अध्याय में हो चुकी है, इसलिए उसको छोड़कर जो अजीव है और जो काया है उन चारों को तो वो जो दोनों चीजों को से संबंध रखते हैं वह है धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। तो ये चारों ही बहुप्रदेशी हैं, ये बोला है यहाँ पर। बहुप्रदेशी का अर्थ क्या है? कि जिसके एक प्रदेश से अधिक हो, वो सब बहुप्रदेशी है, और वो ही काय है। तो अभी हमारी जो बात चल रही है पुद्गल की, तो पुद्गल एक प्रदेशी है या बहुप्रदेशी है? तो पुद्गल निश्चय से तो एक प्रदेशी है। इसीलिए उसे एक ही अप्रदेशी भी कहा है। पर व्यवहार से उसे काय कहा है, बहुप्रदेशी कहा है। क्यों? प्रदेश क्योंकि उसमें स्कंद रूप होने की योग्यता है। संदर्भ। यही चल, यदि पुद्गल का एक परमाणु अच्छा, अभी पुद्गल को तो स्कंद की अपेक्षा उपचार से बहुप्रदेशी या अस्तिकाय कहा जाता है, ये कहा है। उपचार से या व्यवहार से उसको बहुप्रदेशी या फिर अस्तिकाय काय कहा जाता है पुद्गल को। है तो वह अप्रदेशी ही। ये दोनों बातें ध्यान में रखने योग्य है। हाँ, चलिए आगे का पढ़िए, कुंद प्रभा जी। पर 209 पे ही है ना दीदी? हाँ। यदि पुद्गल का एक परमाणु अवध अवस्था में है तो उसे रहने के लिए आकाश का एक प्रदेश चाहिए, क्योंकि एक प्रदेश से कम जगह में वह रह नहीं सकता और एक प्रदेश से अधिक जगह वह घेर नहीं सकता। किंतु बद्ध या अबद्ध दो परमाणु आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं और दो प्रदेशों को भी घेर सकते हैं। इसी प्रकार बद्ध या अबद्ध तीन परमाणु आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं और दो या तीन प्रदेशों को भी घेर सकते हैं। अब देखो, आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना। जो पुद्गल परमाणु है ना, अबद्ध अवस्था अर्थात सिंगल परमाणु है ना, जो द्रव्य अपने शुद्ध रूप में है, पुद्गल द्रव्य अपने शुद्ध रूप में मतलब एक परमाणु रूप में है, वो अबद्ध अवस्था है। उसे रहने के लिए आकाश का कितने प्रदेश चाहिए? तो वो तो हमने जब प्रदेश को समझा था तभी समझ लिया था कि पुद्गल परमाणु को जितना स्थान चाहिए आकाश में रहने को वह एक प्रदेश कहलाता है। इसका मतलब उस परमाणु को रहने के लिए एक प्रदेश चाहिए। ठीक है? क्योंकि चाहिए। एक प्रदेश से कम जगह में वह रह नहीं सकता। जो पुद्गल परमाणु है हाँ, वह एक प्रदेश से कम जगह में नहीं रह सकता।
और एक प्रदेश से ज्यादा जगह वह घेर नहीं सकता, क्योंकि एक ही प्रदेश में रह पाता है, एक ही परमाणु है तो एक ही प्रदेश में रहेगा, उससे ज्यादा कैसे होगा, उतना ही है वो। किंतु बद्ध या अबद्ध दो परमाणु आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं और दो प्रदेशों को भी घेर सकते हैं। अब स्कंद रूप हो गया वो, तो वह आकाश के दो प्रदेश भी घेर सकता है और एक प्रदेश में भी रह सकता है। स्कंद रूप होकर वो बिल्कुल स्कंद रूप हो जाए तो वह एक प्रदेश में भी रह सकता है। इसी प्रकार बद्ध या अच्छा, किंतु बद्ध या अबद्ध दो परमाणु आकाश में एक प्रदेश में भी रह सकते हैं और दो प्रदेश को भी घेर सकते हैं। इसी प्रकार बद्ध या अबद्ध तीन परमाणु आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं। तीन परमाणु ले, दो का लिया पहले, दो परमाणु होंगे तो वो आकाश के दो प्रदेश भी घेर सकते हैं या फिर एक ही प्रदेश में भी रह सकते हैं दो परमाणु। अगर तीन परमाणु हो गए तो वो आकाश के तीन प्रदेश भी घेर सकते हैं या फिर एक प्रदेश में भी वो तीनों परमाणु रह सकते हैं। ये यहां पर कह रहे हैं दो या तीन प्रदेशों को भी घेर सकते हैं। इसी प्रकार, हाँ आगे पढ़िए। दीदी, इसी बद्ध प्रकार या अबद्ध ये बार बार आ रहा है। हम्म, बद्ध मतलब हो गया स्कंद और अबद्ध हो गया परमाणु। तो ये अबद्ध के साथ भी दो परमाणु लिख रहे हैं ना, इसलिए मैंने बोला। हाँ, देखो फिर से, बद्ध या अबद्ध दो परमाणु आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं। तो मतलब जो परमाणु है वह बंधे हुए हैं, जैसे यदि बंधे हुए हैं तो वो एक प्रदेश में भी रह सकते हैं और दो प्रदेश भी घेर सकते हैं। और अगर बंधे हुए नहीं है, परमाणु रूप में स्वतंत्र स्वतंत्र, तो भी वह एक प्रदेश में भी रह सकते हैं और दो प्रदेश भी घेर सकते हैं। ऐसा है यहाँ पर उसका अर्थ। और आएगा अभी आगे समझ, बोलिए पढ़िए कुंद प्रभा जी। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएं तो संख्यात बद्ध या अबद्ध परमाणु एक प्रदेश में भी बन सकते हैं और दो तीन चार संख्यात प्रदेशों को भी घेर सकते हैं। इसी प्रकार असंख्यात और अनंत परमाणु भी एक प्रदेश से लेकर लोकाकाश समान क्षेत्र को घेर सकते हैं। हाँ, सूत्र में एक मिनट। संख्यात होंगे, यदि संख्यात बद्ध या अबद्ध परमाणु हैं तो वो एक ही प्रदेश में भी बन सकते हैं। वो एक ही प्रदेश में रह जाए ऐसा भी पॉसिबल है। और संख्यात प्रदेशों को भी घेर सकते हैं। अगर संख्यात परमाणु है तो वो संख्यात प्रदेशों को भी घेरेंगे। इसी प्रकार असंख्यात और अनंत परमाणु भी एक प्रदेश से लेकर लोकाकाश, संख्यात प्रदेश मतलब संख्यात परमाणु है तो वह संख्यात प्रदेश को भी घेर सकता है या एक प्रदेश में भी रह सकता है। ऐसे ही असंख्यात परमाणु है तो वह असंख्यात प्रदेश को भी घेर सकता है या एक प्रदेश में भी रह सकता है। अब ऐसे ही यदि अनंत परमाणु है तो उसके आगे का आपको बोलना है। कौन बोलकर बताएगा? अनंत अनंत हाँ, तो प्रदेश को घेरेगा। आप बोलिए, क्या हुआ बोलिए। आगे पढ़ें दीदी। अरे चलिए शोभा जी आप बोलिए। दीदी, जो असंख्यात है ना, अनंत परमाणु भी एक प्रदेश से लेके लोकाकाश प्रमाण क्षेत्र को भी घेर सकता है। हाँ, एक प्रदेश को भी घेरेगा और लोकाकाश प्रमाण क्षेत्र को भी घेर सकता है। सही दिया उत्तर। पर मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ उसके आगे का जोड़कर मुझे बताना है। मैंने पूछा है जैसे कि संख्यात परमाणु है तो वो संख्यात प्रदेश भी घेर सकते हैं और एक प्रदेश में भी रह सकते हैं। ऐसा ही असंख्यात और अनंत पर भी घटाकर बताना है। सुषमा जी बोली। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। दीदी, जैसे अगर असंख्यात प्रदेश हैं तो वो एक प्रदेश में भी रह सकता है और असंख्यात प्रदेश में लोकाकार, और लेकिन जो अनंत प्रदेश हैं अगर उनके, तो वो एक प्रदेश में रह सकता है और संख्यात, अनंत परमाणु। सॉरी, अनंत परमाणु है तो वो एक प्रदेश से लेके संख्यात या असंख्यात तक रहेगा। वो अनंत तो होते नहीं लोकाकाश के। वेरी गुड वेरी गुड, बस मैं यही सुनना चाह रही थी। क्योंकि लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेश ही है
तो वो असंख्यात प्रदेश शोभा जी ने भी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। असंख्यात प्रदेश तो वो घेरेंगे नहीं, सॉरी, अनंत प्रदेश तो वो घेरेंगे नहीं, असंख्यात प्रदेश ही घेर सकते हैं क्योंकि है ही लोकाकाश के अंतर्गत। तो अनंत परमाणु भी होंगे तो वह एक प्रदेश को भी घेर सकते हैं या फिर असंख्यात प्रदेश को भी घेर सकते हैं। ठीक है। और वो लोकाकाश प्रमाण क्षेत्र को, लोकाकाश प्रमाण मतलब असंख्यात प्रदेश, वो घेर सकते हैं। सूत्र में कहे गए एक प्रदेश अधिक से भाज्य का आशय यही है। अभी वो सूत्र भी आने वाला है जिसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए आगे का पढ़िए। तत्व मणि प्रदीप और किसके पास है? हाँ पढ़िए शोभा जी। इसी प्रकार, दीदी कहाँ से पढ़ूं? इसी प्रकार आगे, आगे बढ़ते जाएं तो आगे का पढ़िए, आगे का, इसके आगे वाला। सूत्र में कहे गए एक प्रदेश आदि से भाज्य का आशय यही है। अब असंख्य भागादिशु जीवानाम इस पर विचार करते हैं। एक जीव लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो सकता है। केवली समुद्घात के समय एक समय ऐसा आता है कि जब यह जीव लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों में व्याप्त हो जाता है, क्योंकि एक जीव के भी उतने ही प्रदेश हैं जितने लोकाकाश के हैं। हाँ इसको छोड़ दीजिए, ये अभी अपना सूत्र आएगा ना 13वां, तब पढ़ेंगे इसको। अब आप आ इसका जाइए इधर 211 पेज पर, वहां से पढ़िए। एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति में असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश के असंख्य प्रदेशी अनंत जीव कैसे रह सकते हैं, और लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीव लोक के असंख्यातवें भाग आदि रूप शरीरों में कैसे रह सकते हैं, कैसे रह सकता है। इन प्रश्नों का समाधान आचार्य पूज्यपाद अपने सरवार सिद्धि नामक ग्रंथ में इस प्रकार करते हैं। हाँ बस, जीव दो प्रकार। ये सब जीव की चर्चा आ रही है, वो जीव की चर्चा के सूत्र हमारे आगे आने वाले हैं, उस समय हम इसको वापस पढ़ लेंगे। अभी हम यहाँ पर सिर्फ पुद्गलों की चर्चा कर रहे हैं ना, पुद्गल परमाणु। तो इतना ही समझना कि पुद्गल जो है वह दो प्रकार का है, स्कंद और परमाणु। परमाणु अपने आप में एक शुद्ध द्रव्य है पूरा, और स्कंद है वह, दो मतलब समझ लीजिए दो वैभाविक पुद्गल की वैभाविक पर्याय, उसका उसका ओरिजिनल पर्याय, उसका ओरिजिनल तो क्या है, शुद्ध एक है। द्रव्य क्या है, पुद्गल परमाणु। और उसकी संयोगी पर्याय लिखा है ना, देखो आप इसमें पहले ही पॉइंट में लिखा है संयोगी पर्याय। तो ये संयोगी पर्याय कहें या वैभाविक पर्याय कहें, वो स्कंद जो रूप है उसका वह वैभाविक पर्याय के रूप में है। अब प्रश्न वापस हमारा, इस प्रश्न को हम वापस ले लेते हैं। पुद्गल मतलब जब लोकाकाश के ही असंख्यात प्रदेश हैं तो उसमें अनंत प्रदेश वाला पुद्गल द्रव्य और दूसरे द्रव्य कैसे रह सकते हैं। तो इसका वापस हम समाधान पढ़ रहे हैं। पुद्गल द्रव्य में दो तरह का परिणमन होता है, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। जब उसका सूक्ष्म परिणमन होता है तब लोकाकाश के एक प्रदेश में भी अनंत प्रदेश वाला पुद्गल स्कंद रह सकता है। ये यही बात इसमें लेना आप, अभी प्रश्न पूछा था ना मंजू जी ने कि ये मुझे बद्ध और अबद्ध का समझ में नहीं आ रहा है, वो यहां पर ले लेना, क्योंकि ये संकोच विस्तार की शक्ति होती है इसमें, पुद्गल में। देखो जब उसका सूक्ष्म परिणमन होगा तब लोकाकाश के एक प्रदेश में भी अनंत प्रदेश वाला पुद्गल स्कंद रह सकता है, जब उसका सूक्ष्म परिणमन होगा। और फिर सब सब द्रव्यों में एक दूसरे को अवगाह देने की शक्ति है, इसलिए अल्प क्षेत्र में ही समस्त द्रव्यों के रहने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। आकाश में सब द्रव्यों को एक साथ स्थान देने की सामर्थ्य है, इसलिए एक प्रदेश में अनंत अनंत परमाणु रह सकते हैं। जैसे एक कमरे में एक दीपक का प्रकाश रह सकता है, उसी कमरे में उतने ही विस्तार में 50 दीपकों का प्रकाश रह सकता है। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको, प्रकाश के दीपक के उदाहरण के माध्यम से, कि एक ही स्थान पर एक ही प्रदेश में अनंत परमाणु भी कैसे रह सकते हैं। ना, यदि वो सूक्ष्म परिणमन करे तो वह एक लोकाकाश के एक प्रदेश में भी अनंत प्रदेश वाला उद्गल स्कंद रह सकता है। अनंत प्रदेश कैसे लिख दिया यहाँ पर, उद्गल तो एक ही प्रदेश ही होता है ना, कि जब उसको उपचार से कहा स्कंद रूप में हो गया ना वो, तो उसको उपचार से अनंत अनंत प्रदेश वाला, असंख्य प्रदेश वाला पुद्गल बोल दिया गया है।
तो वो अनंत प्रदेश वाला जो पुद्गल स्कंद है वह एक प्रदेश में भी रह सकता है, यह यहाँ पर बता रहे हैं। कब? जब उसका सूक्ष्म परिणमन होगा तब वह ऐसा भी रह सकता है। ठीक है, समय हो गया है हमारा। लेकिन हमारे सूत्र भी हो गए हैं पूरे 11 तक, 11वां सूत्र भी हो गया हमारा कंप्लीट। पुद्गल परमाणु के दो इत्यादि प्रदेश नहीं है, अर्थात एक प्रदेश ही है पुद्गल परमाणु। और अणु एक द्रव्य है, उसके एक ही प्रदेश है, क्योंकि परमाणुओं का खंडन नहीं होता, ये भी हमने समझ लिया है। अब ये बहुत ही जो इंटरेस्टिंग चर्चा मैंने शुरू शुरू में भी आपको बोली थी कि हम द्रव्यों को दो तरह के विभागों में बांट सकते हैं। तो हमने इसका अपन कल चार्ट बनाएंगे पूरा प्रॉपर, तो उससे आपको और इजीली समझ में आएगा कि किस तरह से हम द्रव्यों को कितने कितने भागों में बांट सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक दो आपको बता देती हूँ। जैसे 6 द्रव्य हैं, तो हम उनको यदि दो भागों में विभाजित करें तो जीव और अजीव दो भागों में विभाजित कर सकते हैं कि इतने द्रव्य जीव हैं और बाकी सब अजीव है ना। रूपी और अरूपी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो पुद्गल द्रव्य रूपी है, बाकी सब अरूपी है। अब क्रियावान और निष्क्रिय, ये हम इन भागों में भी विभाजित कर सकते हैं। ऐसे आप और चिंतन करना कि हम इन 6 द्रव्यों को किस किस प्रकार से अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लिख कर लाइएगा पॉइंट कि हम 6 द्रव्यों को किन किन भागों में विभाजित कर सकते हैं। बिना शास्त्र की सहायता लिए अपने मन से पहले सोचना, आप चिंतन करना। बाद में आप मिलान करोगे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन पहले आप स्वयं चिंतन करना कि इन 6 द्रव्यों में ऐसा क्या क्या है जो हम इनको अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। मतलब किसी कैटेगरी में तो ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल आधे आधे द्रव्य आ जाएं दोनों तरफ, किसी कैटेगरी में ऐसा हो सकता है कि एक द्रव्य आए, किसी में ऐसा हो सकता है कि एक तरफ दो द्रव्य और बाकी सब दूसरी तरफ जाए। तो ये जो तराजू है उस पे आपको तोलना है कि किस किस तरह से हम इनको विभाजित कर सकते हैं। वो आपको अपना होमवर्क करके लाना है। चलिए, बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग चर्चा आएगी। और समझ लीजिए आपको इसमें मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि द्रव्यों की चर्चा है ना। अब जैसे आत्मा की चर्चा होती है, थोड़ा बोरियत होने लग जाती है कि अरे वही वही ज्ञान की चर्चा, वही आत्मा की चर्चा, वही अनंत गुणों की चर्चा, थोड़े से बोर होने लग जाते हैं। अभी तो द्रव्यों की चर्चा है, थोड़ा जोड़ तोड़, गुणा भाग, गुणा बाकी भाग, ये सब चलेगा यहाँ पर। तो आपको इंटरेस्ट आएगा, तो ये इंटरेस्ट बनाकर रखिए। ये हमें जीव द्रव्यों को समझने में भी इंटरेस्ट, ये वाला काम आएगा। जिनवाणी स्तुति। दीदी, हाँ। दीदी नानो में जो है ना दूसरा पॉइंट दिया है, हम्म। द्रव्यों के अनेकांत स्वरूप का वर्णन, तो उसमें ये पॉइंट्स जो दिए ना उसको भी एक बार आप क्लास में करवाइएगा, एक एक हाँ पॉइंट लेके। हाँ, इसी के लिए तो मैंने बोला कि पहले आप चिंतन करना, बाद में इस पॉइंट को पढ़ेंगे हम। पहले अपना जी स्वयं का जी। चिंतन करना आप कि किस तरह से भागों में विभाजित कर सकते। उसके बाद इनको भी लेंगे, जरूर लेंगे। जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाहता है तो जल्दी हैंड रेस कीजिए। हाँ, ललिता जी। अनम्यूट, हाँ। ठीक है, हो गया अनम्यूट आप। तो बोल। अरे मैं भी तो इधर थी, वो क्या बोला था समझी नहीं। दीदी आप कोटा का। हाँ हाँ हाँ, दी- कोटा में शिविर था। हाँ, बहुत अच्छा, कैसा रहा? आप हाँ गए थे ना? हाँ आप हाँ गए थे ना कोटा के शिविर में? हाँ, कोटा में बोलते, गए। कह रहे थे बहुत सारे विद्वान पहुंचे थे वहां पर। हाँ, युगल शताब्दी समारोह था वहां पर। युगल जी बाबूजी जिन्होंने केवल रवि किरणों की पूजा लिखी है, सिद्ध पूजन लिखी है, तो और भी बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे लेख हैं उनके जो अभी यूट्यूब पर भी प्रकाशित हो रहे हैं। वो सब ऐसे लिखने वाले, ऐसे लेखक, वक्ता, कवि, ऐसे युगल जी बाबूजी का शताब्दी समारोह था, और उसी में हम गए थे। तो बहुत ही मतलब गजब की चर्चा है उनकी। एक पुस्तक है चर्चा चैतन्य की, अभी अभी प्रकाशित हुई है, यूट्यूब पर भी आ रही है। और यदि उसके आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो उस पर भी आ रही है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी वो चर्चा चल रही है। और युगल जी बाबूजी के साथ जिन जिन की चर्चा हुई है, वह चर्चा की वीडियो भी चल रही है अभी। तो आप लोग भी उसका लाभ लेना चाहें तो अवश्य लीजिए।
बहुत ही उपयोगी चर्चाएं हैं वो सभी। तो अवश्य सुनिए। थोड़ी डीप है, लेकिन उसको आप समझेंगे तो आप समझना चाहेंगे तो जरूर समझ में आएगी। हो सकता है कि आपको इस शुरू में सुनने में ऐसा लगे कि अरे ये तो बहुत ही सूक्ष्म चर्चा है, हमको तो नहीं आएगी समझ में। पर ऐसा नहीं है, वो आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी चर्चा। तो वहां पर 4 5 6 3 दिन का शिविर था वो। और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंददायी शिविर रहा वहां पर। आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा, आप लोगों ने वो कार्यक्रम। देखा तो नहीं है दीदी। नहीं देखा? अच्छा, लिंक मैंने भेज दी थी। सम्यक शुद्ध धारा पर भेजी या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। भेजी थी क्या सम्यक शुद्ध धारा पर? हाँ शायद भेज दी थी। हाँ। अब देख लीजिएगा, यूट्यूब पर तो उपलब्ध है वो। देख लेंगे दीदी। हाँ, मणि जी हैं क्या? मणि जी लेना चाहें तो ले लीजिए। जिनवाणी सुती या और कोई लेना चाहें तो। ललिता जी तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, शॉर्ट में स्तुति, जिनवाणी स्तुति शॉर्ट में। अनम्यूट हो रहा है, अनम्यूट हो गया है आपका। कीजिए। जिनवाणी को जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो ये पुकारूं, आज सभा में मैया तो ये पुकारूं, आज सभा में तो ये पुकारो, तू है भाग्य विधाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आन के मेरे कंठ विराजो, आन के मेरे कंठ विराजो, आन के मेरे कंठ विराजो, स्वर संगम की दाता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। एक तरह हो रहे दीदी। नहीं दीदी, एक अंतर हो रहा है ध्यान में किसी को याद हो तो हैंड रेस कीजिए, वो उनका हेल्प कीजिए। नहीं। एक अंतर हो रहा है। कि मेरे कंठ विराज आज हाँ, बस। सुनीता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। हम्म। सात तत्व का मैया क्या बोध बोध नहीं नहीं है, है, शास्त्र ग्रंथन शास्त्र का का मैया मैया बोध बोध नहीं है, शास्त्र ग्रंथन का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता। हो जाओ गई। कि ज्ञान से सूझे सुखिलो का लोग सोवाने मस्तक प्रभाते बोलिए जिनवाणी माता की जय। माँ की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। राजा की जय। जय जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय सबको जय। जिनेंद्र।